हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपकी लुसेंट की बुक कर रहे थे। जो लुसेंट का जीके में हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें कि आपका प्राचीन भारत हो चुका है, मध्यकालीन भारत हो चुका है, हम आधुनिक भारत कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर्स। ठीक है, कंपनी के अधीन गवर्नर कौन कौन से थे इसके बारे में आज पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में पहले हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव पहले हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1757 से 60 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा है, एवं पुनः 1765 से 67 दोबारा से ये बने हैं, इनका टाइम पीरियड दोबारा रहा। रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किसकी व्यवस्था की थी? पहला पॉइंट है द्वैत शासन की। ठीक है, पहला पॉइंट है इन्होंने द्वैत शासन की व्यवस्था की थी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ठीक है, इसके द्वारा क्या इन्होंने किया था? जो भी मामले थे, जैसे कि राजस्व वसूलने का मामला, सैनिकों का संरक्षण, ठीक है, और विदेशी मामले जो थे वो इनके अधीन थे, द्वैत शासन के अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? नवाब के हाथों में। ये आपको जैसे कि पता है कि आपकी दो लुसेंट की बुक है, एक तो ये डिटेल वाली है जिसे हम कर रहे हैं, और दूसरी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की है, वस्तुनिष्ठ, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो हम दोनों बुक आपको साथ साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक भी मिल जाएगी जीके की, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको साथ साथ करा रहे हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। इसने जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसमें इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इन्होंने शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 1765 में हुई है, इसमें इन्होंने इनको इस कंपनी के संरक्षण में ले लिया था इस संधि के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समाप्त क्षेत्र, जो बंगाल का समस्त क्षेत्र, बंगाल का पूरे क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने बंगाल के पूरे क्षेत्र के लिए, समस्त क्षेत्र के लिए इन्होंने 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, बंगाल के पूरे हिस्से के लिए, बंगाल के पूरे क्षेत्र के लिए इन्होंने 2 उपदीवान नियुक्त किए थे, जिसमें एक तो बंगाल के लिए इन्होंने नियुक्त किया था मोहम्मद रजा जो थे, और मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नियुक्त किया था इन्होंने, और बिहार के लिए इन्होंने नियुक्त किया था राजा सिताब रॉय को। अन्य गवर्नर, जो दूसरे गवर्नर थे वरीलास्ट, ठीक है, दूसरे जो गवर्नर थे वरीलास्ट 1767 से 69 में, कार्टियार 1769 से 72 ईस्वी तक रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, ये वारेन हेस्टिंग थोड़ा बहुत लाइट हो रहा है, इसको आप समझिए थोड़ा, आपके बुक है तो वहां उस बुक में आप टिक लगाते चलिए। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने 1772 से 74 तक ये कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, ये लोग कंपनी के गवर्नर जनरल और रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक तो ये पहले वाला जो रॉबर्ट क्लाइव की जो संधियां थी, ये इंपॉर्टेंट थी, जो इन्होंने संधियां क्या क्या की थी, रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड था इंपॉर्टेंट था। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है 1773 में,
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसमें 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए आधारित किया गया। इनका काम 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उन्हें भी इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक ये हुए हैं। तो इसके अनुसार रेगुलेटिंग जो एक्ट आया है, इसके अनुसार भारत में कंपनी के अधीन पहले जो गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल जो बने हैं वो कौन बने हैं? वारेन हेस्टिंग्स बने हैं, जो कि वारेन हेस्टिंग्स 1774 से लेके 85 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कोलकाता आए थे। जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये 1775 में क्लर्क के रूप में, ठीक है, क्लर्क की कंपनी के क्लर्क के रूप में कोलकाता आए थे और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष भी इन्होंने, कासिम बाजार का इन्होंने अध्यक्षता की है, अध्यक्ष बन गए हैं। बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बने हैं। फिर ये बंगाल के गवर्नर और कंपनी के गवर्नर जनरल भी बाद में बन गए हैं। तो इनका ये जो इनकी कुछ बातें थी ये इम्पोर्टेंट थी। वारेन हेस्टिंग्स में 1774 से 85 के बीच इनका टाइम पीरियड था। इनका टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखिए इसका, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड था इनका पहले बताया गया है। जो वारेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था। ठीक है, ये जो राजकीय कोषागार था इसे वो मुर्शिदाबाद में पहले था, फिर वो मुर्शिदाबाद से इसको ले गए थे हटा के, कोलकाता इन्होंने लेकर गए थे इसे। दूसरा जिन्होंने काम किया था वो 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की थी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर इन्होंने हर एक जिले में एक फौजदारी, ठीक है, फौजदारी और दीवानी अदालत की इन्होंने स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के लिए पहला मदरसा जो था इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था? इन्होंने पहला मदरसा कोलकाता में, ठीक है, मुस्लिमों की पढ़ाई लिखाई के लिए, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए कब किया था? 1781 में। वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में 1792 ईस्वी में जोनाघन जो था इकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इनके ही टाइम पीरियड में, वारेन हेस्टिंग्स के ही टाइम पीरियड में 1792 में यहाँ पर बनारस में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये बात आप याद रखेंगे कि जो सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बनारस में, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही हुई थी, 1772 में। ये थोड़ा लाइट हो रहा है इधर, इसका स्कैनिंग ठीक नहीं है, तो अगर आपके पास बुक है तो उसको आप रख लीजिए, वहां पर अंडरलाइन आप कर लीजिए। गीता के अंग्रेजी अनुवाद कार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था।
जो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, विलियम विल्किंस ने। ठीक है, विलियम विल्किंस जो थे, इन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और हॉस्टिंग ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। वैरेन हॉस्टिंग के ही समय में सर विलियम जॉन, ठीक है, सर विलियम जॉन 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी वैरेन हॉस्टिंग के टाइम पीरियड में ही की गई थी। इनके क्या क्या काम है, एक पेपर में आप लिस्ट बना लीजिए इनके नाम से, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या वर्क हुआ है। वैरेन हॉस्टिंग जो मुगल साम्राज्य से मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में, मैं बार बार नाम इनका इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि जो वैरेन हॉस्टिंग थे, इनके ही टाइम पीरियड में जो सब 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी जाती थी मुगल सम्राट को, ये भी बंद कर दी गई थी। ठीक है, वैरेन हॉस्टिंग के ही टाइम पीरियड में जो मुगल सम्राट थे, इन्हें 26 लाख की पेंशन दी जाती थी वार्षिक, इसे भी वैरेन हॉस्टिंग के टाइम में बंद कर दिया गया था। वैरेन हॉस्टिंग के ही समय में, इन्हीं के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जो बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था, वो भी इनके टाइम पीरियड में प्रकाशित किया, और इसका प्रकाशन किसने किया था, ये जेम्स ऑक्सटन हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। ये आप याद रखेंगे कि इनके ही टाइम पीरियड में, सबसे पहली बात ये है कि वैरेन हॉस्टिंग के ही टाइम पीरियड में 1780 में द बंगाल गजट नाम का न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन किसने किया था, जेम्स हिक्की ने किया था, इतना सा आप याद रखिए इनका नाम। वैरेन हॉस्टिंग के ही समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी वैरेन हॉस्टिंग के टाइम में ही की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत। इसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक था। अधिकार क्षेत्र इनका कहाँ तक था, कोलकाता तक था। कोलकाता के बाहर भी इनकी कई सारे मुकदमों की सुनवाई हुआ करती थी, इसके बाहर भी। और इन्हीं के टाइम पीरियड में, इन्हीं के जो काल में टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई थी। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इन्होंने इस्तीफा देकर ये वापस से, जो वैरेन हॉस्टिंग थे, ये वापस से 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। ठीक है, और वहां पर इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। इंग्लैंड में इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, परंतु 1995 में इसे आरोप से ये मुक्त हो गए थे। 1795 में इन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया था। सर जॉन मैकफर्सन का टाइम पीरियड अब रहा है 1785-86 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा है। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये जो सर जॉन मैकफर्सन थे, सर जॉन मैकफर्सन को 1 साल के लिए अस्थायी रूप से इन्हें नियुक्त किया गया था, जिनका टाइम पीरियड 1785-86 के बीच रहा है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93 और 1805 तक रहा है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में काफी सारे काम हुए हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के
समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। जिले के जितने भी अधिकार थे वो सारे किसके हाथ में दे दिए गए? कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के जितने भी कार्य थे वो कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई है। ठीक है, इन्होंने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को इन्होंने समाप्त कर दिया है और इन्होंने 4 भ्रमण करने वाली अदालतों का निर्माण किया है, जिसमें 3 तो बंगाल में, 3 अदालतें बंगाल के लिए थी और 1 बिहार के लिए थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। जो किस पर आधारित था? शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। ये पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के स्थान पर वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, जो पुलिस कर्मचारी थे उनके वेतन में वृद्धि तो की गई, वृद्धि के साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस का अधिकार था, पुलिस अधिकार जो प्राप्त था, उन्हें अधिकार जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे, वहां काम करने वाले थे, वो जो व्यक्तिगत कोई व्यापार अपना नहीं कर सकते थे लॉर्ड इनके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। जिले में पुलिस थाना की व्यवस्था कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जिले में इन्होंने एक पुलिस थाने की स्थापना की और वहां एक दरोगे को एक दरोगा को वहां पे नियुक्त किया, जिसको वहां का इंचार्ज बनाया गया। इसके टाइम पीरियड में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीयों के लिए सेना से सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो भारतीय थे, भारतीयों के लिए सेना में इन पदों से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो भारतीयों को सेना में कौन कौन से पद मिल सकते थे? सूबेदार का, जमादार का, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ का, सदर का, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊपर कोई पद भारतीयों को सेना में नहीं दिया जाता था। कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया गया, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने ये और लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त को योजना जॉन सोर ने बनाई थी। जो स्थायी बंदोबस्त की योजना थी वो किसने बनाई थी? जॉन सोर ने बनाई थी। ठीक है, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जो ये थे, इसमें क्या था कि ये लोग भू राजस्व की दर, जमींदार भू राजस्व की दर को तय करने के लिए वो स्वतंत्र थे, वो कर सकते थे।
कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट आए हैं इसमें सर जॉन सोर, ठीक है। सर जॉन सोर का जो टाइम पीरियड था वो 1793 से लेकर 98 के बीच में रहा है। और सर जॉन सोर थे, इनको किस नीति के लिए इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? इन्होंने अहस्ताक्षेप नीति को इन्होंने अपनाया था। इनकी एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने अहस्ताक्षेप नीति को अपनाया था, ठीक है। तो इनकी एक ही बात है जो आपको याद रखनी है, अहस्ताक्षेप नीति। इन्होंने अहस्ताक्षेप नीति को अपनाया था, ये बात आप याद रखेंगे। और इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे। सर जॉन सोर जो थे, इनका टाइम पीरियड 1793 से लेकर 98 के बीच में रहा है। इन्होंने अहस्ताक्षेप नीति को अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड रहा है 1798 से लेकर 1805 तक। और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। इन्होंने क्या शुरुआत की थी? किस चीज की? सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है। सहायक संधि का प्रयोग इनसे पहले भी किया है डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, ठीक है। इससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली से पहले इस संधि का प्रयोग किसने किया है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी सहायक संधि का प्रयोग किया है। सहायक संधि करने वाले राज्य, अब ये राज्य कौन कौन से जिन्होंने सहायक संधि की थी? हैदराबाद, पहला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की है 1798 में। मैसूर ने सहायक संधि की है 1799 में, ठीक है, 1799 में। तंजौर ने ये सहायक संधि की है अक्टूबर 1799 में। अवध की भी सहायक संधि हुई है 1801 में। पेशवा में ने जो सहायक संधि की है, इन्होंने भी 1801 में ही की है। बरार और भोसले ने 1803 में सहायक संधि की है। सिंधिया के भी जो सहायक संधि हुई है वो कब हुई है? 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य और दूसरे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने सहायक संधि की है? जोधपुर जो राजस्थान में है, जयपुर जो राजस्थान में है, मच्छेड़ी, बूंदी ये सब राजस्थान के राज्य हैं, और भरतपुर ये सब राजस्थान में आते हैं। जयपुर, जोधपुर, ठीक है, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर ये सब राजस्थान के राज्य हैं। इन लोगों ने सहायक संधि किसके टाइम में की है? वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। वेलेस्ली के ही समय में टीपू सुल्तान ने चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। जो टीपू सुल्तान थे वो भी इन्हीं के समय में, इन्हीं के टाइम पीरियड में चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वो मारे गए थे 1799 में, ठीक है। 1799 में टीपू सुल्तान चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ये मारे गए थे। और इस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर इस समय वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी वो किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, इनके टाइम पीरियड में हुई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में नागरिक सेवा
में भर्ती किए गए जो युवक थे उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इनका काम है लॉर्ड वेलेस्ली का। इन्होंने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेस्ली थे इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। अब दूसरे कार्यकाल में लौट कर आ जाते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, लौट कर आते हैं कॉर्नवालिस अपने दूसरे कार्यकाल में 1805 में, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये दोबारा से नहीं रह पाए हैं क्योंकि ये फिर नहीं रहे हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, सर जॉर्ज वार्लो। अब आते हैं सर जॉर्ज वार्लो। इनका टाइम पीरियड 1805 से लेकर 1807 के बीच में रहा है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल में महत्वपूर्ण घटना थी। तो सर जॉर्ज वार्लो जो थे, इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना क्या थी, जो आपको याद रखनी है, वो है सिपाही विद्रोह। ठीक है, जो सिपाही विद्रोह की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है वो वार्ले के टाइम में ही हुई है। तो सर जॉर्ज वार्ले का एक तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि इनका टाइम पीरियड क्या था, 1805 और 1807 के बीच था। और इनके टाइम में कहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ है, बिल्लौर में। ठीक है, बिल्लौर में इनके समय में ही सिपाही विद्रोह जो है वो इनके टाइम की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट आते हैं अब लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं 1807 में, जो कि 1813 तक रहे हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई है। इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 पॉइंट है, आप याद रखेंगे। पहला तो ये याद रखेंगे मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड क्या रहा है। मिंटो प्रथम का, लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड 1807 से लेकर 1813 के बीच में रहा है। और मिंटो लॉर्ड प्रथम के टाइम में ही, इनके समय में ही रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर में संधि हुई है। अमृतसर की संधि हुई है। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई है। और दूसरा ये है कि इनके टाइम पीरियड में ही 1813 में चार्टर एक्ट पास किया गया है। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है, 2 पॉइंट है इसमें। चार्टर एक्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये कि जो चार्टर एक्ट पास हुआ है 1813 वो भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पीरियड में हुआ है। और दूसरा है कि अमृतसर की संधि जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई है 1809 में। अब नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरे आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका टाइम पीरियड 1813 से 1823 तक रहा है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, इनके समय में आगल नेपाल युद्ध हुआ है 1814 और 16 के बीच में। आगल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में हुआ है। किसके टाइम पीरियड में हुआ है, वो हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ है आंगल नेपाल युद्ध, जो 1814 और 16 के बीच हुआ है। 13 में तो ये आए हैं, नेक्स्ट ईयर ये युद्ध हुआ है। ठीक है, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जो नेपाल के अमर सिंह थापा थे, इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच, ठीक है, 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई है। ठीक है, ये संधि इंपॉर्टेंट है, संगोली की संधि। संगोली की संधि जो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई है, कब हुई है, 1816 में।
संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये संगोली की संधि के बाद ही आंग्ल नेपाल युद्ध जो था वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही, मैं इनका नाम बार बार इसलिए लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं को वालिस मोहम्मद, चेतू और करीम खां थे। इनके मुख्य नेता कौन कौन से, पिंडारियों के मुख्य प्रमुख नेता कौन कौन से थे? वासिल मोहम्मद, चेतू और करीम खां इनके मुख्य नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ये। नेक्स्ट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेस्टिंग्स के समय में ही, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था, इन्हीं के टाइम में जो मराठे थे इनकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इनकी शक्ति का, मराठों की शक्ति का को नष्ट कर दिया गया था, मराठों की शक्ति का अंत हो गया था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर, इन्होंने जो प्रेस पर प्रतिबंध था उसे भी समाप्त कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर प्रेस को मार्गदर्शन के लिए नियम दिए थे, और इन्होंने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी दिए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से, इन्होंने प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध थे उनको तो समाप्त कर दिया था, और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने नियम भी बनाए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, टेनेंसी एक्ट या फिर जिसे काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, उसे लागू किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी, जिसे कहते हैं काश्तकारी अधिनियम, इसे लागू किया गया था। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया था। उस समय टाइम, ये कौन थे उस समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे हैं? 1813 से लेकर 1823 तक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉर्ड एम हर्स्ट का समय, टाइम पीरियड कितना रहा, कहाँ से कहाँ तक इनका रहा है? 1823 से लेकर 1828 तक। 1823 से लेकर 1828 तक टाइम पीरियड जो रहा है वो लॉर्ड एम हस्टर्स का रहा है। ठीक है, लॉर्ड एम हस्टर्स के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, एक तो इनकी ये घटना इंपॉर्टेंट कि पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ है? लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में, के समय में इनका टाइम, इसमें ये जो आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ है 1824 से लेकर 1826 के बीच लड़ा गया है। पहली घटना इनके टाइम की ये है, एम हर्स्ट के समय की, और दूसरी 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यानडुवी की संधि हुई है। ठीक है, यानडुवी की संधि जो है अंग्रेजों और बर्मा के बीच में हुई है 1826 में। 1824 में बैर कपूर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ है, और बैर कपूर का जो सैन्य विद्रोह है 1824 में, वो भी एम हर्स्ट के समय में हुआ है। तो इनके समय की ये तीन घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके कार्यकाल इनका इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड रहा है 1828 से लेकर 1835 तक, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1803 में
1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये 1803 में मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बिल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में, इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने पर विद्रोह हुआ था, जो बिल्लौर के सैनिकों ने किया था। ठीक है, बिल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। दूसरी घटना है 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट को, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर हुआ करते थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ है। ठीक है, जिससे आपके से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस एक पॉइंट से ही। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, कि भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। और 1833 में ही चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 2 इसके क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, इस एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन बनते हैं जो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनका टाइम पीरियड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी इनका लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय और इनकी जो की हुई घटनाएं, बहुत ज्यादा इनके पीरियड की घटनाएं पूछी जाती हैं बार बार। तो राजा राममोहन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था। क्योंकि हमारे देश में टाइम पे बहुत सारी कुरीतियां रही हैं, समय समय पर बहुत सारी बेकार की चीजें चलती रही हैं हमारे समय में, तो इसे इन्होंने पूरी तरह से कानून के तहत लाके इसे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 1829 में धारा 17 के द्वारा इन्होंने इस सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और कानूनी रूप से इसे खत्म कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, जो अकबर के ये प्रयास बहुत लंबे समय तक चला है, अकबर के टाइम से ही चलता रहा है। तो अकबर और मराठा पेशवा थे, इन्होंने भी इसको रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था 1830 में। 1830 तक इन्होंने ठगी प्रथा को भी खत्म कर दिया था। किसकी सहायता से किया था? कर्नल सलीमन की सहायता से। फिर 1835 में बेंटिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना भी की थी। कब की थी? 1835 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया। और किस लिए बनाया गया, किसकी अनुशंसा पर बनाया गया, ये मैकाले की अनुशंसा पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय चल रहा था, जो हमारे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। जो मैकाले थे इन्होंने कानून का वर्गीकरण भी किया है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेरी को हड़प लिया था। ठीक है, बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1831 में मैसूर को हड़प लिया था, 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेरी को भी इन्होंने हड़प लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही भारतीयों को उत्तरदायी पद दिए गए थे, इससे पहले नहीं दिए जाते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। इनका टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए इनके टाइम पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि, ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अब दोनों बुक करा रही हूँ। एक तो ये आपकी है जो डिटेल वाली है जो हम कर रहे हैं, और दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप वाली है। तो दोनों के क्वेश्चन आंसर आप देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।